नेताजी। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये विशेष पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत को लेकर आते हैं ताकि आप उनके बारे में उनका जीवन वृत्त जान सकें कि उनकी ज़िंदगी कैसे रही, कैसे बहुत सामान्य परिवेश से निकलकर उत्तर प्रदेश की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में छा गए। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात ही नहीं की जा सकती। वो ऐसे पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश के जिनके बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 6 बार के एमएलए, उत्तर प्रदेश में जितनी बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सबसे ताकतवर मंत्री मुलायम सिंह यादव के सबसे खास, और इस पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों को ही चाचा की उपाधि मिली, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद शिवपाल यादव, वो सबके चाचा हैं। तो आज चाचा का पॉडकास्ट होगा और उनका पूरा जीवन वृत्त समझा जाएगा। जब से युवा काल से उन्होंने राजनीति को समझा और आज की तिथि तक उनका जीवन, उनकी राजनीति, नेताजी का उनका साथ, आंदोलन, सरकारें बनी बिगड़ी, खुद भी रूठे, अलग हुए, फिर एक हुए, तो क्या है उनकी राजनीति और उनका जीवन कैसा है। आज उनके बारे में ऐसी खुली और विस्तृत चर्चा शायद उन्होंने अपने जीवन के अध्याय पहले कभी नहीं खोले होंगे जो आज खुलने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प है ये पॉडकास्ट। हम तब तक बात करेंगे जब तक वो अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। शिवपाल जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। मैं बड़ा आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया और अपने बारे में आज बताने के लिए आपने समय निकाला। वैसे राजनीति की तो बहुत बात आप करते रहें, लेकिन आज हम आपकी बात करेंगे, शिवपाल यादव की बात करेंगे। तो 1955 में आप जब पैदा हुए, उसके बाद 15-20 साल, 25 साल का जो जीवन रहा, उसके बाद हम जर्नी शुरू करते हैं तब से जब नेताजी इमरजेंसी के दौरान जेल जाते हैं। कौन सा सन था वो? देखिए, अब मुझे जैसा याद आ रहा है, जितना याद है बोलिए सब। 1975 नेताजी जेल गए। 1975 में इमरजेंसी लगी थी जी। और जब इमरजेंसी लगी थी तब मैं बीए का छात्र था। इटावा में रहते थे, एक किराए का मकान लेकर के। तो जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बारे में मुझे पूरा पता नहीं था, क्या होगा, कैसे इमरजेंसी लगती है, क्या क्या होता है। सिर्फ अखबारी माध्यम रहा होगा तो। हाँ, अखबार और ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सुना, न्यूज पर करीब लगभग सुना था 7 बजे करीब शाम को। तो पता चला कि इमरजेंसी लग चुकी। तो इमरजेंसी लग चुकी और पुलिस दौड़ने लगी सड़कों पर। हमारे यहाँ भी, हमारे जहाँ रहते थे वहाँ का चक्कर लगाने लगी। तो हमारे पड़ोस में एक रामादीन शर्मा जी रहते थे। वो कांग्रेस के उस समय नेता थे, वैसे विचार उनके थे समाजवादी, थे कांग्रेसी। तो उनसे मैंने बातचीत करी, हमने बुलाया अपने यहाँ। उनसे पहले इमरजेंसी क्या है बड़ा मसला है। तो जब उनका ये मसला समझा तो थोड़ी देर में देखते पुलिस वाले आ गए। हाँ, आपके घर? हमारे घर पर। और बोले कि विधायक जी कहाँ? विधायक जी मतलब नेताजी। ओके। तो नेताजी विधायक हो चुके थे दूसरी बार 69 वाले चुनाव के। हाँ, पहले 67 का चुनाव जीते थे। उसके बाद ये चुनाव हुआ था 74 में। तो और ये इमरजेंसी लगी 75 में। तो पूछने आए जब, तो हम पूछ ही चुके थे उन्हें कि गिरफ्तारियां अब शुरू होंगी, और ट्रांजिस्टर पर भी सुना था कि इमरजेंसी लग गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई।
तो फिर हमने अपना सोचा, नेताजी उस वक्त घर पे थे? घर पे नहीं थे। करीब नेताजी करीब 4 बजे के लगभग निकल चुके थे। ओके। वो एक शादी में गए थे, हम्म। और शादी में गए थे पूरब की ओर, जो भरतना, हाँ, बर्थना वाला भरतना तहसील है, वहाँ पर विधानसभा भी है। तो उधर गए थे एक शादी में। तो जब पुलिस वाले बार बार आए तो मैंने उनको उल्टा बता दिया। अच्छा। मैंने क्या उनको बताया, पश्चिम में सुखवाबाद की तरफ गए। ओके। और गए थे वो भरतना? गए थे पूरब में भरतना। पहला मतलब गेम किया आपने पुलिस हाँ, के साथ? पुलिस के साथ। हाँ। तो ये फिर हम लोगों ने किसी तरीके से, टेलीफोन वही हुआ करते थे, हाँ, घुमाने वाले। तो टेलीफोन से किसी तरह के सूचना दी कि पुलिस आने लगी है घर पर और गिरफ्तारियां होने वाली हैं, बार बार पुलिस आ रही है। तो फिर नेताजी को सूचना करी। फिर जब नेताजी आए रात को, बहुत देर से लौटे, तो हम लोगों ने नेताजी को कमरे में अंदर घर में ले लिया, छिपाया और बाहर से ताला डाला। ठीक है कि है नहीं घर पे? हाँ, और कह दिया घर पे है ही नहीं। तो इस तरीके से फिर उनको, नेताजी को रात को लेटाया। सुबह 4 बजे एक मोटरसाइकिल का इंतजाम किया, और उस मोटरसाइकिल को एक हमारे नेताजी के साथी रहे हैं राम सेवक यादव गंगापुरा। तो राम सेवक उस मोटरसाइकिल को चला के गए और नेताजी उस पर बैठ के गए सुबह 4 बजे, और गांव छोड़ाए सैफई में। शहर से गांव छोड़ाए मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पर बैठा। फिर इस तरीके से नेताजी 10-15 दिन छिपे रहे, बचते रहे गिरफ्तारियों से। फाइनली कब पकड़े गए फिर नेताजी ने अपने साथियों से बात करी। आप जानते हो वो नेताजी की गुरु रहे नत्थू सिंह यादव। तो जब नत्थू सिंह यादव वगैरह से राय करी, राय करने के बाद नेताजी के दांत में दर्द भी कुछ था, प्रॉब्लम, तो ये भी समस्या थी। और जेल में चले जाएंगे तो जेल में तो, हाँ, तो दवा वगैरह तो हो, इलाज तो हो। तो इस पर भी सोच विचार हुआ। तो फिर नेताजी को फिर किसी तरीके से गांव में रहे, अपने साथियों से मिले, लेकिन गिरफ्तारियां उस समय नहीं दी। फिर मेंबर साहब नत्थू सिंह, जिसको मेंबर साहब भी नाम से जानते थे जी, तो श्री नत्थू सिंह, स्वर्गीय नत्थू सिंह, और नेताजी की सलाह हुई, और उनके कार्यकर्ता तो बहुत थे। कि अब क्या किया जाए? तो गिरफ्तारी का भी, कई गिरफ्तारी तो देनी है, इलाज भी जरूरी है। तो इलाज वो लखनऊ का जानते ही हो कि सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर गोविला साहब, उन्हीं को दिखाते थे दांत। और लास्ट तक नेताजी ने उन्हीं को दिखाया। KGMC जाया करते थे जी। तो फिर उनको, गोविला साहब को दिखाए, ठीक कराए। और फिर नेताजी ने पैंट शर्ट कभी पहना नहीं था। अच्छा। कभी नहीं पहना था। लेकिन तब राम सेवक और हम लोगों ने इंतजाम किया। नेताजी को क्यों पहनाया? पहचान में ना है? इसलिए कि जब नेताजी लखनऊ में जाएंगे, विधायक हैं, तो सब लोग पहचानते हैं, और नेताजी हमेशा धोती कुर्ता में रहे। पैंट शर्ट पहनाएंगे तो मतलब पहचान छिप जाएगी, एकदम कोई पहचान नहीं पाएगा। तो फिर नेताजी को ट्रेन से भेजा गया, और ट्रेन से स्टेशन की तरफ से मेन होता, उधर से नहीं बैठाला हम लोगों ने, उल्टी तरफ से ला करके ट्रेन में बैठाला। फिर नेताजी ने लखनऊ आकर के अपना इलाज कराया।
इलाज कराने के बाद जब लौटे तब नेताजी ट्रेन से ही आए। फिर हम लोगों की बात हो गई थी उल्टी तरफ उतरना, हम लोग वहीं से आपको लेकर फिर सैफई भिजवा देंगे। तो फिर आए, उल्टी तरफ उतरे। फिर उल्टी तरफ उतरने के बाद फिर छोड़ा उनको सैफई में, और फिर छोड़ा। फिर उसके बाद गिरफ्तारी की डेट तय हो गई। फिर वही माननीय नथू सिंह के और नेताजी के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी। तो गिरफ्तारी फिर थी, जेल चले गए। जेल चले गए नेताजी। फिर उसके बाद आप जाते थे उनसे जेल मिलने, बाहर के हालात उनको बताते थे कि क्या है? देखिए, पहले तो इमरजेंसी में इतना टेरर हम लोग जेल में जाते थे। और शुरू में तो वहाँ पर पुलिस और वो जैसे साइकिल पे जाते थे, हाँ, तो पुलिस भगा देती थी। अच्छा। 3-4 दिन तो मतलब एक हफ्ते तो ऐसा रहा कि दौड़ा लेती थी पुलिस। हम लोग साइकिल पे फिर निकल जाते थे। फिर उस तरीके से फिर वहाँ के जेलर, डिप्टी जेलर थे कि वाजपेयी जी अभी भी हैं, लखनऊ में रहते हैं। देखिए, नाम याद है, ये आप मतलब आपका बड़प्पन है। हाँ, कि आप उनका नाम आज भी याद रखें। अभी भी है। फिर उन्हीं के माध्यम से जब ऐसी सख्ती होती थी, अंदर जेल में नहीं जा सकते थे शुरू में, तो खिड़की से ही सामान दे आते थे जो ज़रूरत पड़ती थी। और फिर अशोक वाजपेयी जी थे ना, तो उनसे ठीक से हम लोगों ने संबंध रख लिए थे, तो उनके माध्यम से सामान भिजवा दिया करते थे। खबर भी बताया करते थे आपकी, ये छपा है अखबारों में। हाँ, ये अखबार तो जेल में जाते भी थे, लेकिन क्षेत्र की बातें जितनी होती थी और बातें जितनी भी होती थी जी। अच्छा, करीब तो 19 महीने जेल रहे नेताजी? हाँ, नेताजी 18 महीने इमरजेंसी में जेल काटी। हाँ, इमरजेंसी में 18 महीना। अच्छा, वहाँ पर फिर बहुत से नेता और भी थे, और भी दलों के थे। सबसे मेलजोल शुरू हो गया। हाँ, तब मेलजोल। अच्छा, अब 19 महीने बाद नेताजी छूट कर आते हैं, आपका और उनका भी समय बढ़ता है। फिर एक और फ्लैश पॉइंट आता है आप लोगों के जीवन में। देखिए, इसके बीच में बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसे? इसलिए जैसे कि एक पुरवाल जी थे, वो जनसंघ थी, तब जनसंघ नाम था पार्टी का। उनकी 6 लड़कियां थीं, एक उनके लड़का था। अब लड़कियों के बारे में हमेशा वो चिंतित रहते थे। अनमैरिड लड़कियां थीं और लड़का भी छोटा था, वो पढ़ता था। तो जब हम जेल पे जाते थे, तब जेल से उनसे मिलने के बाद उनसे चिट्ठी लिखवा करके पुरवाल जी से उनके घर देने जाते थे। और जो भी सामान की उन्हें ज़रूरत होती थी तो उनका भी सामान ला करके उनको देते थे। पुरवाल जी की मदद करते थे आप? उनकी भी मदद करना पड़ती थी। और भी जेल में जितने भी थे उनके भी हाल चाल उनके घरों तक पहुंचाना पड़ते थे। तो आपका सारा वक्त मतलब सब ये प्रबंधन करने, जेल तक जाने, सामान पहुंचाने, इस तक आप उस वक्त सीमित रखते थे, या राजनीति में भी दिलचस्पी उस समय आ गई थी? तो देखिए, उस समय राजनीति में ऐसा था कि जब क्षेत्र में कहीं शादी, कहीं शोक संवेदना, कोई घटना हो जाए तो नेताजी चिट्ठी लिखते थे। वो चिट्ठी हम अपने साइकिल पर जा कर के क्षेत्र में पहुंचाने का काम करते थे। साइकिल से चलते थे? साइकिल से तब चलते थे। तो इसलिए देखिए, टाइम तो लगता ही था, देहात में जाना पड़ता था, रास्ते भी नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो कुछ नहीं थी, केवल साइकिल का जीवन था आपका। देखिए, अभाव की जिंदगी तो थी, इतने साधन नहीं थे, और यहाँ तक कि गांव में रास्ते नहीं थे, पगडंडियाँ थी। अब बीहड़ का इलाका था वो तो। देखिए, वो वैसे तो है ही बेहड़ का, बिल्कुल इटावा शहर ही बेहड़ का है। आधा इटावा तो वैसे ऊंचे नीचे में बसा हुआ है।
बेहड़ में है, और बेहड़ की वजह से बदमाशों का भी वहाँ बहुत खतरा रहता था, डाकुओं का खास तौर पे वहाँ पर बड़े बड़े डाकू वहाँ पर अभी है। डाकुओं, बहुत डाकुओं पे चर्चा है आज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आप लोगों के परिवार पर, एक तरह की विपत्ति आई, बहुत बड़ी घटना थी। ये बात है 4 मार्च 1984 को। नेताजी मैनपुरी गए थे एक सभा को संबोधित करने। रात 9:30 बजे जब वो सभा संबोधित करके लौट रहे थे, उनके ऊपर बहुत ही प्राणघातक हमला हुआ, घेर कर हमला हुआ, बहुत गोलियां उनके ऊपर चली और किसी तरह उनकी जान बची। उस घटना में उनके एक समर्थक की भी मृत्यु हुई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। क्या हुआ था मार्च 1984 में, आपको याद है? देखिए, मुझको याद है उस समय देखिए नेताजी एक मीटिंग भी करे थे मैनपुरी में जी। और मीटिंग करने के बाद एक शादी में शाम को उनको जाना था। तो शादी से जब लौट रहे थे माही खेड़ा, मई खेड़ा, हाँ, मई खेड़ा गांव, तो शादी में गए थे मैनपुरी। हाँ, मीटिंग करने के बाद मई खेड़ा गांव में रात हो गई जी। फिर उधर से लौट रहे थे। लौटने पर नेताजी पे सीधा अटैक। अच्छा। सीधा अटैक। तो एक गनर था नेताजी का और उसमें 2 लोग और बैठे थे, कार्यकर्ता थे, एम्बेसडर थी और उस एम्बेसडर थी। एम्बेसडर का नंबर था 80-12। अच्छा, याद है मुझे। क्या बात है। फिर क्या हुआ? हमला हुआ तो हमला जब हुआ तो एक मोटरसाइकिल आगे चल रही थी, वो करहल के लोग थे। एक जसवंत नगर के पसुआ गांव का टीचर था, छोटे लाल नाम था। दूसरे एक नेत्रपाल थे। नेत्रपाल की नहीं, छोटे लाल की मृत्यु हुई थी। और नेत्रपाल की गोली लगी थी, आज तक टांग उनकी खराब हो गई। फिर ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, लेकिन टांग अभी भी वो लड़ाई के चलते हैं। तो घेर कर हमला हुआ, एम्बुश लगा कर हमला हुआ? हाँ, थोड़ा सा रुकाया, उस पर थोड़ा सा रख के। तो क्या नेताजी को मार डालने की प्लानिंग थी कंप्लीटली? देखो, पूरी तरह से हमला तो बोला ही है। जब गाड़ी पे गोली चल गई, गोली चलने के बाद एक आदमी को वहीं पर मौत हो गई, एक आदमी के टांग में गोली लग के पार हो गई। तो और फिर जो नेताजी को तो वहीं सीट पर जो 2 लोग बैठे थे तो उन्होंने दबा दिया, छिपाया, तो वो उनके ऊपर नेताजी के लेट गए। तो इस तरीके से किसने और क्यों हमला किया था? इस तरीके से शोर मचाया। तो देखिए, अब उसमें नाम बताने की तो ज़रूरत नहीं, वहाँ के सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं। उनके पिता स्वर्गीय हो चुके हैं और उन्हीं का बेटा जी, वो लोग शामिल थे। उन्हीं के बेटा के लोग साथी। तो लोगों ने केवल प्रतिद्वंदी होने के कारण, राजनीति में प्रतिद्वंदी जब हो जाते, तब देखिए हम तो सैफई में थे। सैफई से वो पड़ता है करीब 20 किलोमीटर। तो भागे आप लोग सब? हाँ, फिर हम लोग सबको सूचना मिली, तब सब लोग गए। फिर रात को ही पहुँचे, फिर सब लोग आए लौट के, फिर उनको इलाज के लिए भेज दिया। तो एक लोग तो मर ही चुके थे और दूसरे घायल थे, तो उनको हॉस्पिटल में, नेताजी को फिर घर पर। तो इस तरीके से ये सब घटना हुई। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं जो इटावा की राजनीति में नेताजी की राजनीति के वक्त बहुत बड़े हुए। उनमें एक नाम बलराम यादव का भी था, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी। उनका बड़ा प्रभाव था तब। आप लोग से क्या अदावत थी उनकी?
देखिए नेताजी और ये लोग शुरुआत से छात्र जीवन में नेताजी ने उन्हें छात्र संघ का चुनाव के डिग्री कॉलेज इटावा से हराया था। ओके। और फिर चुनाव भी मस्तनाथ से उन्हें एक बार हराया। फिर 1980 में बलराम सिंह को नेताजी के खिलाफ जसवंत नगर से लड़ा करके कांग्रेस उस समय पीक पर थी, बहुत दबदबा था। इस समय की बीजेपी से ज्यादा ताकतवर थी। इंदिरा गांधी जी हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। मतलब देखा उनकी तरफ घूर के तो उड़ा देंगे, इस टाइप कांग्रेस थी। और इस तरीके से, और बलराम सिंह यादव मंत्री थे। जलवा था उनका। जलवा था, और जलवा के साथ साथ ऐसे जब इतना उसका जलवा था कांग्रेस का, तो उससे लड़े। और ताज्जुब की ये बात है कि नेताजी ने कैसे सब लोगों को इकट्ठा किया, और समय आने पर बलराम सिंह को भी माफ़ किया। उनको माफ़ किया। 2 बार एमपी अपने पास मैनपुरी से बनाया, 2 बार एमपी। अच्छा, अभी कहानी वहीं पे रोकते हैं, अभी चलते हैं। उसी दौरान के डिग्री कॉलेज का फिर चुनाव होता है, और इस बार कमान संभालते हैं शिवपाल यादव, और बाबा राम नरेश को आप मैदान में उतारते हैं। याद है आपको? याद है मुझे। आपने चुनाव उनको अध्यक्ष बनवाया था। जी हाँ। तो क्या हुआ था तब? देखिए, पहले बाबा राम नरेश आप ही लड़ाए थे चुनाव में? हाँ, वहीं हम लोग साथ रहते थे, पढ़ते थे। तो देखिए, पहले बाबा राम नरेश चुनाव हार गए, और हारे ये एक हमारे लोगों में से एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया, राघवेंद्र यादव। तो राघवेंद्र यादव जब खड़ा हो गया, जी, तो बाबा